दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। शुरुआत करता हूं मैं आज की मुख्य खबरों से। आज भारत में दो मीटिंग हुई। पहली मीटिंग रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुखों की हुई। वहीं दूसरी मीटिंग गृह मंत्रालय में भी हुई, जहां सीआईएसएफ और बीएसएफ के जो प्रमुख हैं उन्होंने गृह मंत्री से मीटिंग की। तीसरा, अब एक और नया जो अध्याय खुल रहा है वो ये खुल रहा है कि पाकिस्तान को आज आईएमएफ से चंदा मिलने वाला है। मैं उसे चंदा ही कहूंगा। चंदा इसलिए कहूंगा क्योंकि जो दूसरों की मेहरबानियों से मिलता है वो चंदा ही कहा जाता है। एक एक बाल उसका गिरवी रखा हुआ है। आईएमएफ आज शुक्रवार को 1.3 अरब डॉलर का लोन एक बार फिर से अमेरिका का इसमें शेयर है आईएमएफ में, आईएमएफ पाकिस्तान को देने वाला है। शुक्रवार को फिर से पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर्स का लोन देने पर बात करेगा। यह पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से अब तक का 25वां लोन होगा। इससे पहले मार्च में भी जलवायु बदलाव के नाम पर 1.3 अरब डॉलर्स दिया गया था और 7 अरब डॉलर्स का लोन भी चल रहा है, जिसमें हर साल 1 अरब डॉलर दिए जाते हैं। आईएमएफ क्यों दे रहा है? पहले इसने पर्यावरण के नाम पर लोन लिया, उससे पहले कई बार ले चुका है। वो सारे पैसों को आतंकवादी घटनाओं पे या नेताओं में और अधिकारियों के बंदरबाट में लगाता है। आपको यह पता है पाकिस्तान कितना भ्रष्ट देश है? दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक है, लेकिन सुधार करने के बावजूद पाकिस्तान की रैंकिंग 2018 से लगातार गिरती जा रही है। जैसे कोई शराबी चंदे के पैसे से शराब खरीदता है तो हल यह नहीं होता कि उसे और पैसे दे दिए जाएं, बल्कि उससे सब कुछ छीन लेना चाहिए। आईएमएफ को भी यही करना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तानी हुकूमत बाहरी मदद को अपनी भ्रष्टाचार की गारंटी समझने लगा है। और पाकिस्तान हर साल आतंकवाद पर अरबों डॉलर खर्च करता है। 2008 में पाकिस्तान के ट्रेन किए हुए और सपोर्ट किए गए आतंकवादियों ने मुंबई में कई जगहों पर हमला किया था, जिसमें आम लोगों और टूरिस्ट, यहां तक कि अमेरिकियों को भी गोली मारी गई थी। आज तक पाकिस्तान ने उन हमले के मास्टरमाइंड को बचाकर रखा है। यहां तक कि उन्होंने यह भी कभी नहीं बताया कि अलकायदा का फाउंडर ओसामा बिन लादेन आखिर अबोटाबाद में कैसे पहुंचा। करने वाले बमों के पुर्जे स्मगल किए और अमेरिका की वापसी के वक्त अफगानिस्तान को गिराने की प्लानिंग में भी मदद की। सैकड़ों, शायद हजारों अमेरिकी सैनिकों की मौत का जिम्मा तालिबान के पीछे खड़े पाकिस्तानी लोगों के सिर पर है। और पैसे का क्या है? आईएमएफ पाकिस्तान को जितना भी पैसा देता है वो पाकिस्तानी हुकूमत कभी भी घुमा फिराकर आतंकवादियों तक ही पहुंचाती है और हर दौर में सबसे ज्यादा मजबूत रही है। आईएमएफ में काम करने वाले अफसर और एक्सपर्ट्स खुद मानते हैं कि उन पर लोन वापस करने का दबाव रहता है, कभी कभी अपनी नौकरी बचाने के लिए, तो कभी इस डर से कि अगर लोन नहीं मिला तो वो देश पूरी तरह डूब सकता है। लेकिन इसी चक्कर का फायदा भ्रष्ट देश यानी पाकिस्तान जैसे देश उठाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, इधर उधर घुमा देते हैं और उन्हें यकीन होता है कि आईएमएफ के अफसर आखिर में उन्हें किसी ना किसी तरह बचा ही लेंगे, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। शुरुआत करता हूं मैं आज की मुख्य खबरों से। आज भारत में दो मीटिंग हुई। पहली मीटिंग रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुखों की हुई। वहीं दूसरी मीटिंग गृह मंत्रालय में भी हुई, जहां सीआईएसएफ और बीएसएफ के जो प्रमुख हैं उन्होंने गृह मंत्री से मीटिंग की। तीसरा, अब एक और नया जो अध्याय खुल रहा है वो ये खुल रहा है कि पाकिस्तान को आज आईएमएफ से चंदा मिलने वाला है। मैं उसे चंदा ही कहूंगा। चंदा इसलिए कहूंगा क्योंकि जो दूसरों की मेहरबानियों से मिलता है वो चंदा ही कहा जाता है।
एक एक बाल उसका गिरवी रखा हुआ है। आईएमएफ आज शुक्रवार को 1.3 अरब डॉलर का लोन एक बार फिर से अमेरिका का इसमें शेयर है आईएमएफ में, आईएमएफ पाकिस्तान को देने वाला है। आईएमएफ क्यों दे रहा है? पहले इसने पर्यावरण के नाम पर लोन लिया, उससे पहले कई बार ले चुका है। वो सारे पैसों को आतंकवादी घटनाओं पे या नेताओं में और अधिकारियों के बंदरबाट में लगाता है। आपको ये पता पाकिस्तान कितना भ्रष्ट देश है? अब सवाल उठता है, ट्रंप आखिर क्यों दे रहे हैं उसे? एक बार फिर से लोन क्यों दे रहे हैं? अभी हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है कि मिला है नहीं मिला है, क्योंकि अभी रात तक उसकी पुष्टि हो पाएगी। परंतु अमेरिका क्यों दे रहा है? अमेरिका का क्या स्वार्थ है? दरअसल अमेरिका का यह है कि अमेरिका दोनों तरफ हाथ रखना चाहता है। अमेरिका भारत पर भी हाथ रखना चाहता है, अमेरिका पाकिस्तान पर भी हाथ रखना चाहता है। अमेरिका का बहुत पैसा पाकिस्तान के ऊपर है, परंतु आज की स्थिति में यह है कि वहां के जो उप राष्ट्रपति हैं वो पहले ही बोल चुके हैं कि अब हम इनके बीच में नहीं आएंगे। परंतु जब आईएमएफ के लोन की बात आती है तो आईएमएफ का लोन क्यों दिया जा रहा है, इस पर भारत सरकार ने भी सवाल उठाए हैं। अब हम एक खबर और है, हिना रब्बानी खार, ये वो मोहतरमा है जो एक बार में विदेश मंत्री थी पाकिस्तान की। वो कह रही हैं कि जी भारत बेलगाम हो गया है और भारत किसी से डरता नहीं है। हिना रब्बानी खार ने कहा, यह कहने में बहुत दुख हो रहा है क्योंकि 2011 से 2013 तक जब मैं पाकिस्तान की विदेश मंत्री थी तब खुद को क्षेत्रीय शांति की उम्मीद रखने वाली मानती थी। लेकिन सच्चाई यह है कि आज का भारत एक बेलगाम देश बन चुका है, जिसे लगता है कि उस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून, नियम या मानवता से जुड़े नियम लागू नहीं होते। भारत यह साबित करने में लगा है कि वो इंटरनेशनल लॉ की हर हद पार कर सकता है और उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। ऐसी सोच ही क्षेत्रीय और वैश्विक शांति को बर्बाद करती है। मुझे समझ है कि आज हर देश अपने अंदरूनी मामलों में इतना उलझा हुआ है कि कोई इसे एक क्रॉस बॉर्डर बर्ताव की मिसाल के तौर पर नहीं देख रहा है। क्यों डरेगा भारत किसी से? भारत क्या किसी देश में आतंकवादी गतिविधियां करा रहा है? क्या भारत ऐसी हरकतें कर रहा है जो दूसरे देशों को कबूल नहीं है? क्या भारत किसी का लेकर खा रहा है? क्या भारत आपकी तरह भीख मांग रहा है? जी नहीं, भारत एक आत्मनिर्भर देश है और वो अपने तरीके से अपने यहां कर रहा है। पाकिस्तान झूठा और जो उसके आतंकवादी ठिकाने थे उस पर भारत ने आक्रमण किया है। पाकिस्तान से जब भी युद्ध हुआ है, चाहे 1971 का हो, उस समय इसके 95,000 सैनिकों को हमें छोड़ा गया था। और उसके बाद कारगिल का जो युद्ध हुआ था, आपको याद होगा, उस कारगिल के युद्ध में अपनी सैनिकों के शवों को ये ले जाने के लिए तैयार नहीं था और वो कह दिया था कि ये हमारे सैनिक है ही नहीं, जबकि वो उसी के सैनिक थे। ये नंबर 1 झूठा देश है पाकिस्तान। अब एक खबर और की तरफ आते हम। आखिर भारत कल रात से पहले उनके तमाम ड्रोन्स मार गिराए हैं। यही नहीं, हमने F-16, JF-17 उनके लड़ाकू विमान गिराए। हमने एवैक सिस्टम, जो कि एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है पाकिस्तान का, उसको ध्वस्त कर दिया है। कुल मिलाकर ये समझिए कि भारत ने उनके ऑपरेशन सिंदूर के जरिए तमाम कोशिशों को नाकाम किया है और इसकी मार से अब बौखला गया है पाकिस्तान की हर कोशिश को भारत ने नाकाम कर दिया है। बीती रात जबरदस्त, अगर आप देखिए, लगभग 9 बजे से खबर आनी शुरू हुई, 8:30 के आसपास ही उसने स्वॉर्म ड्रोन्स भेजे थे, यानी समूह छोटे छोटे अलग अलग किस्म के ड्रोन्स का, जिससे वो हमला कर रहा था। हमने उनके स्वॉर्म ड्रोन्स को नाकाम किया। S-400 और जितनी भी एयर डिफेंस सिस्टम्स है, L-70, भारत ने सब सिस्टम्स लगा रखी थी और मोर्चे पर डटे ये डिफेंस सिस्टम्स पूरी तरह से पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करने में जबरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए ये सुनिश्चित करते हैं कि पाकिस्तान के मिसाइल, उसके ड्रोन, क्योंकि ये कायर आतंकी मुल्क रिहायशी इलाकों को टारगेट करता है,
पाक के 50 से अधिक ड्रोन्स को हवा में ही भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। भारत रात से पाकिस्तान की जितनी भी मिसाइलें हैं उनको क्यों फेल करता जा रहा है? भारत के पास आखिर ऐसा कौन सा खजाना पल्ले पड़ गया भारत के कि वो किसी भी पाकिस्तान की मिसाइल को कामयाब नहीं होने दे रहा है, जबकि भारत की मिसाइलें पाकिस्तान में जाके कामयाब हो रही हैं। भारत को एक खजाना मिल गया है, S-400 सुदर्शन। S-400 सुदर्शन के बारे में कहा जाता है कि ये जहां चाहे वहां टारगेट कर सकता है और जिस मिसाइल को चाहे उसको बर्बाद कर सकता है। आपको याद होगा, कल पाकिस्तान का इरादा था भारत के 15 शहरों पर अटैक करने का। 15 शहरों पर अटैक का मतलब आप समझ सकते हैं। चक्र हर तरह के हवाई टारगेट्स जैसे फाइटर प्लेन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, ड्रोन वगैरह को मार गिरा सकता है। बस वो 400 किलोमीटर के दायरे और 30 किलोमीटर की ऊंचाई के अंदर होना चाहिए। जी हां दोस्तों, की तरफ से हुए हवाई हमले को रोकने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने S-400 ट्रायम्फ यानी सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया, जिसे नेटो वाले SA-21 ग्राउलर के नाम से जानते हैं। S-400 दरअसल रूस का बनाया हुआ एक मॉडर्न लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। रूस में बनी ये S-400 सुदर्शन, इसकी खासियतें क्या है? रूस से बने S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के कुल 5 स्क्वाड्रन खरीदे हैं, जिन्हें भारत में सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है। इनमें से 3 स्क्वाड्रन अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुके हैं, जबकि बाकी 2026 तक मिलने की उम्मीद है। यह डील भारत ने 2018 में करीब 35,000 करोड़ रुपए यानी कि $5.4 बिलियन में साइन किया था। अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है दुनिया के सबसे ताकतवर और एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स में से एक माना जाता है। इसे 2007 में सर्विस में लाया गया था। इसका मकसद है एक ऐसा एयर डिफेंस शील्ड तैयार करना जो कई लेयर में काम करे और फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, ड्रोन, यहां तक कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी इंटरसेप्ट करे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो S-400 सुदर्शन चक्र सिस्टम है, एक समय पर 36 मिसाइलों पर टारगेट कर सकता है, क्योंकि एक बार वो निपटा सकती है। इस सिस्टम में कई एडवांस रडार और मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं, जिन्हें कमांड और कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल किया जाता है। इसमें जो मल्टी फंक्शनल रडार होते हैं, उनमें 92 N2E ग्रेवस्टोन ट्रैकिंग रडार और 96 L6 चीज बोर्ड एक्विजिशन रडार शामिल हैं। एक बार 96 L6 चीज बोर्ड एक्विजिशन रडार, ये 2 रडार सिस्टम्स हैं जिसके चलते 36 टारगेट्स को एक ही समय पर निशाना लगाया जा सकता है। आगे ये पूरे 360 डिग्री में निगरानी कर सकते हैं और 600 किलोमीटर दूर तक टारगेट पकड़ सकते हैं। S-400 एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और एक ही वक्त में 36 खतरे निपटा सकता है। तीसरी मिसाइल 48N6, तीसरी मिसाइल 9M96E और चौथी मिसाइल 9M96E2। और ये कौन कौन सी मिसाइल्स हैं और इसके बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है, इस पर गौर किया जाए। सबसे पहले 40N6, यह एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो 400 किलोमीटर तक मार कर सकती है और दूर के हाई वैल्यू टारगेट्स को भी गिरा सकती है। 48N6 यह मीडियम रेंज मिसाइल है जो 250 किलोमीटर तक असरदार रहती है। अब ये 2 मिसाइल्स 9M-N6E और 9M-N6E2 ये शॉर्ट से मीडियम रेंज वाली मिसाइल्स हैं, जिनकी रेंज 40 से 120 किलोमीटर के बीच होती है। इन्हें खास तौर पर तेजी से उड़ने वाले फाइटर जेट्स और सटीक गाइडेड हथियारों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। S-400 सुदर्शन एक साथ 36 जगहों पर आक्रमणकारियों को रोक सकती है और उल्टा आक्रमण कर सकती है। अब आप जानना चाहेंगे कि ये आखिर किस गति से उड़ती है। जिस गति से ये उड़ती है
उसका पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि ये करीब 17,000 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। स्पीड क्या होती है? ये मिसाइलें उन टारगेट्स को भी मार सकती हैं जो करीब मैक 14 यानी लगभग 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे हों और जो 10 मीटर से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक हों। इनमें वो बैलिस्टिक मिसाइल्स भी शामिल हैं जो स्पेस की हद तक पहुंच जाती हैं। डिप्लॉय किया जा सकता है। S-400 सिस्टम बहुत ही मोबाइल है, यानी इसे जल्दी से कहीं पर भी तैनात किया जा सकता है। मूवमेंट में रहते हुए यह सिर्फ 5 मिनट में एक्टिव हो सकता है और अगर पहले से स्टैंड बाय पर हो तो सिर्फ 35 सेकेंड में तैयार हो जाता है, यानी कि वो ट्रेलर पर लगा होता है जो सड़कों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और खराब रास्तों पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकता है, यानी इसे जल्दी से कहीं पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। सिस्टम को ऐसे माहौल में भी काम करने के लिए बनाया गया है जहां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर चल रहा हो। इसके रेडार में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन फीचर्स हैं जो जैमिंग और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को हैंडल कर सकते हैं। इसके सिस्टम को भी कोई भी देश या कोई भी बड़े से बड़ा हैकर हैक नहीं कर सकता। ये मैंने आपको बताया S-400 सुदर्शन के बारे में, जिसकी वजह से भारत के ऊपर 15 जो शहर है हमारे, उनके ऊपर जो पाकिस्तान ने अटैक किया उसमें किसी में भी उसको कामयाबी नहीं मिली। ये तो मैंने बताया भारत का शक्ति का, जो केवल भारत ने एक बार एक इस्तेमाल 2 3 अभी एक्टिव है और भारत के पास ये 5 सिस्टम है। 3 एक्टिव है, क्या कर सकती है ये मैंने अभी आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान की जो सिस्टम है उसके बारे में बीबीसी ने एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में कुछ हमारी S-400 का भी जिक्र है और बाकी पाकिस्तान के जो वहां के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनके सलाह, उनकी राय है और उनके वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ किस तरह से है और वो ये भी कह रहे हैं कि किसी देश के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है, जबकि भारत के पास वो मिसाइल है। एक बार ये बीबीसी की रिपोर्ट आप देखिए। इसराइल की मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम या डेविड स्लिंग के बारे में आप जानते ही होंगे, जिसे एडवांस्ड मिसाइल शील्ड कहा जाता है। जंग की स्थिति में किसी भी देश की वायु रक्षा प्रणाली का बहुत महत्व होता है। रक्षा प्रणाली में मिसाइल रोधी प्रणालियों के साथ साथ रडार और अन्य उपकरण भी शामिल हैं जो हमलावर विमानों का पता लगाते हैं और उन पर नजर भी रखते हैं। भारत ने एक दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कई स्थानों पर हमले किए। भारत का कहना है कि उसका निशाना आतंकवादी ठिकाने थे। भारत ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इन हमलों में किस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 6 जगहों पर विभिन्न हथियारों का इस्तेमाल करते हुए कुल 24 हमले किए। इस बीच लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज के अनुसार हाल के सालों में पाकिस्तान ने चीन से कम 20 आधुनिक J-10 लड़ाकू विमान हासिल किए हैं जो PL-15 मिसाइलों से लैस हैं। जहां तक एयर डिफेंस का सवाल है, 2019 के बाद भारत ने रूसी S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम हासिल कर लिया, जबकि पाकिस्तान को चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल हुआ। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार पाकिस्तानी वायुसेना ने हाल ही में एक बयान में कहा कि उसकी वायु रक्षा क्षमताओं में एडवांस्ड एरियल प्लेटफॉर्म्स, उच्च से मध्यम ऊंचाई वाला एयर डिफेंस सिस्टम, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल शामिल हैं। इनके अलावा उसके पास स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सिस्टम्स भी हैं। लेकिन पाकिस्तान में भारत के हमले के बाद कुछ अहम सवाल उठे। मसलन, क्या पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली भारत से आने वाली मिसाइलों को काफ़ी हद तक रोकने में सक्षम है? और पाकिस्तान भारत से आई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में क्यों असमर्थ रहा? क्या पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है? पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व वाइस एयर मार्शल इकरामुल्लाह भट्टी ने BBC उर्दू से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम में कम दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने डिफेंस सिस्टम में कई मिसाइल सिस्टम्स को शामिल किया है, जिनमें चीन निर्मित HQ-16 FE डिफेंस सिस्टम भी शामिल हैं,
जो पाकिस्तान को आधुनिक रक्षा मिसाइल प्रणाली की क्षमता प्रदान करते हैं और सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और युद्धपोतों के खिलाफ प्रभावी हैं। हालांकि जब हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को रोकने की बात आती है तो ऐसी कोई रक्षा प्रणाली मौजूद नहीं है। पूर्व एयर कोमोडोर आदिल सुल्तान ने बीबीसी को बताया कि दुनिया में अभी तक ऐसी कोई रक्षा प्रणाली ही नहीं बनी जो फुल प्रूफ सुरक्षा मुहैया कराती हो। खासकर रात भर गोलाबारी की खबरें गोदी मीडिया आपको दिखाता रहा। गोदी मीडिया के चैनलों पर रात भर हाहाकार रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस तरह की सनसनीखेज खबरों से क्या आप कभी उबते नहीं हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये खबरें अब नहीं आनी चाहिए? केवल सटीक विश्लेषण और सटीक खबरें आप तक पहुंचनी चाहिए, जिनको कि आप समझ सके। एक चैनल दिखा रहा है कि फलानी जगह अटैक हो गया, एक चैनल दिखा रहा है कि भारत ने वहां कर दिया, जबकि भारत सरकार पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुकी है कि हमारे देश की किसी भी जो भी गतिविधियां, सेना की गतिविधि, उसको कोई भी चैनल नहीं दिखाएगा। परंतु ये गोदी मीडिया के चैनल है कि ये मानते ही नहीं। इनको अपनी टीआरपी बढ़ाने से मतलब है, इनको लोगों के सामने लिपापोती करके पेश करने का हक मिल गया है, इसीलिए बार बार ये एडवाइजरी जारी होती है। भारत सरकार 4 PM को बंद कर देती है, भारत सरकार पूर्ण प्रसून वाजपेयी के चैनल को बंद कर देती है, भारत सरकार नेहा सिंह के खिलाफ FIR करा देती है, परंतु इन गोदी मीडिया के खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लेती भारत सरकार? सवाल ये भी है। अब मैं ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि जब एडवाइजरी के बाद ये लोग खबरों पर अड़े हुए हैं तो सरकार की बातों को, इन गोदी में एंकरों को और गोदी चैनलों को सोचना चाहिए इनके बारे में। खैर, उनकी मर्जी, परंतु मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो खबर ये है कि पाकिस्तान इस समय बिल्कुल नंगा हो चुका है। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा हुआ है, पैसा उसके पास नहीं है, हथियार उसके पास ऐसे नहीं है कि जिससे हमें नुकसान पहुंचा सकते। वो केवल छद्म युद्ध कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। आप किसी भी सनसनीखेज खबर के बारे में, किसी भी सनसनीखेज खबर पर ना जाएं। आप ये देखिए कि भारत एक मजबूत राष्ट्र है, भारत 142 करोड़ का देश है और वो 26 करोड़ का देश है। वो हमारा क्या उखाड़ेगा? कुछ नहीं करने वाला। बेफिक्र रहिए, भारत की सेना पर भरोसा करिए, भारत के नागरिकों पर भरोसा करिए, भारत सरकार पर भरोसा करिए। जय हिंद, जय भारत,